हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने जा रहे हैं यौन उत्पीड़न पर। यौन उत्पीड़न शब्द भारत में कई लोगों के लिए नया होगा, पर यौन प्रकृति वाला अनचाहा अनुचित व्यवहार, जिसे ईव टीजिंग या लड़कियों को छेड़ना कहा जाता है, भारत या दुनिया के कई हिस्सों के लिए नया नहीं है। भारत की महिलाओं के लिए ये एक हकीकत है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिकांश मामलों में पुरुषों द्वारा महिलाओं को लक्ष्य करके किया जाता है, लेकिन किसी भी महिला या पुरुष को ऐसा व्यवहार सहन नहीं करना चाहिए जो उनकी मर्यादा का उल्लंघन करे और जिससे उस व्यक्ति, संस्थान या समाज पर नकारात्मक असर पड़े। ऐसे व्यवहार पर रोक लगाने के लिए कई एशियाई देशों ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए वैधानिक कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में भारत ने भी इस दिशा में एक कदम उठाते हुए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध, निवारण अधिनियम 2013 पारित किया है। ये अधिनियम लोकसभा में 3 सितंबर 2012 को तथा राज्यसभा में 6 फरवरी 2013 को पारित हुआ और 23 अप्रैल 2013 को इसे अधिसूचित किया गया। ये अधिनियम इस बात को वैधता प्रदान करता है कि यौन उत्पीड़न के चलते संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 के तहत महिलाओं को हासिल समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। इन अनुच्छेदों के अंतर्गत न्याय के समक्ष समानता का प्रावधान किया गया है तथा धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। ये अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन शोषण या उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है और इसकी रोकथाम और निवारण का प्रावधान करता है। ये कानून यौन उत्पीड़न की उसी परिभाषा को प्रयोग में लाता है जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 के मामले में दी थी, जो कि लैंगिक भेदभाव और हिंसा के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो हम आज इस वीडियो में विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का मामला ही देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, जो कि आधारशिला बना इस महत्वपूर्ण कानून की। हालांकि यह वीडियो इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करता है कि उत्पीड़न केवल महिलाओं का होता है। ये एक कमी है, वैधानिक कमी ही कहा जाएगा इसके लिए, कि यौन उत्पीड़न के लिए महिलाओं की ही सुरक्षा की बात की गई है, पुरुषों की नहीं। लेकिन सकारात्मक रुख अपनाते हुए आगे आने वाले समय में इस दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का मामला, जिसे हर एक महिला को अपने अधिकारों को जानने के लिए जरूर पढ़ना चाहिए। भूमिका की बात करते हैं, साथ ही साथ बात के तथ्य भी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत कामकाजी महिलाओं के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए ये रिट पिटीशन फाइल की गई थी। हम सभी जानते हैं कि महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन भारत जैसे देश में असामान्य नहीं है, लेकिन अब ये असामान्य होने लगा है क्योंकि इसके खिलाफ जागरूकता बढ़ रही है, आवाज उठ रही है। ये बढ़ती जागरूकता और ऐसे उल्लंघनों की रक्षा के प्रयास का ही परिणाम है कि लोगों में यौन उत्पीड़न की घटनाओं के प्रति आक्रोश बढ़ रहा है। ये जो याचिका है, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं, सरकारी संगठनों द्वारा एक वर्ग के द्वारा कार्यवाही के रूप में इस प्रकार के सामाजिक विचलन की ओर ध्यान केंद्रित करने, लैंगिक असमानता की वास्तविक अवधारणा क्या है, लैंगिक समानता के क्या तरीके हो सकते हैं, इन्हें खोजने में
साथ ही साथ कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न को रोकने के उद्देश्य से लाई गई है। इस रिट पिटीशन को फाइल करने का तात्कालिक कारण राजस्थान के गांव में एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ कथित क्रूर सामूहिक बलात्कार की घटना है। ये घटना उन तथ्यों को उजागर करती है जिनसे एक कामकाजी महिला को अवगत कराया जा सकता है। किस हद तक यौन उत्पीड़न हो सकता है और अगर वैधानिक उपाय न हो तो वैकल्पिक तंत्र के द्वारा की गई तात्कालिक सुरक्षा कितनी प्रभावी हो सकती है, इस तथ्य की ओर ध्यानाकर्षित करता है। प्रस्तुत प्रकरण में न्यायमूर्ति श्री वर्मा ने इस तथ्य की ओर सबका ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि ऐसी हर एक घटना के परिणाम स्वरूप लैंगिक समानता और जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, जो कि भारतीय संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को प्रदत्त है। यह संविधान के अनुच्छेद 19, 14, 15 और 21 के तहत अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसी घटना के तार्किक परिणामों में से अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत पीड़ित के अंतर्गत कोई भी पेशा या व्यवसाय व्यापार करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इसलिए इस तरह के उल्लंघन महिलाओं के इन मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत उपचार को आकर्षित करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर कर सकता है। जब यौन उत्पीड़न के मामलों के परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 14 के तहत महिला श्रमिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तब प्रभावी निराकरण के लिए जरूरी है कि विधायी रिक्तता को भरने के लिए इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए कुछ दिशा निर्देश निर्धारित किए जाएं। जब भी महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जैसी लिंग विशिष्ट हिंसा का शिकार होना पड़ता है, तब रोजगार में समानता गंभीर रूप से प्रभावित होती है। और इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए लैंगिक समानता के बुनियादी मानव अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के खिलाफ गारंटी देने के लिए जो भी पहले से बने हुए कानून हैं, उनकी उपस्थिति होते हुए भी उपयोग न करने की स्थिति में विशेष रूप से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ हम सभी कार्यस्थलों या अन्य स्थानों में उचित पालन के लिए माननीय न्यायालय के द्वारा इस प्रकरण में कुछ मानदंड दिशा निर्देश के रूप में निर्धारित किए गए और ये भी कहा गया कि जब तक इस उद्देश्य के लिए विशिष्ट कानून नहीं बनाया जाता है, तब इन दिशा निर्देशों का प्रभाव कानून की भांति होगा और इन दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जो शक्तियां प्रदत्त हैं, उनका प्रयोग किया गया। इस बात पर भी जोर दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत प्रस्तुत न्यायालय द्वारा घोषित कानून के रूप में इन दिशा निर्देशों को माना जाए। चलिए अब बात करते हैं कि विशाखा गाइडलाइंस आखिर हैं क्या। कौन कौन से दिशा निर्देश महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न को रोकने के लिए जारी किए गए। सबसे पहला दिशा निर्देश,
कार्यस्थलों और अन्य संस्थानों में नियोक्ता या एम्प्लॉयर या अन्य जिम्मेदार व्यक्ति के क्या कर्तव्य हैं, ये सबसे पहले बताया गया। तो कार्यस्थल या अन्य संस्थानों में एम्प्लॉयर या फिर अन्य कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन का ये कर्तव्य होगा कि वे यौन उत्पीड़न के कृत्यों को होने से रोके और आवश्यक सभी कदम उठाकर उत्पीड़न के कृत्यों के समाधान, निपटान या अभियोजन के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करें। विशाखा दिशा निर्देश 2 के अंतर्गत कौन-कौन से कृत्य यौन उत्पीड़न की परिभाषा में आते हैं, इस संदर्भ में स्पष्टता प्रदान की गई है। इस प्रयोजन के लिए यौन उत्पीड़न में ऐसे अवांछित यौन निर्धारित व्यवहार, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या निहित रूप से, शामिल किए गए हैं, जैसे शारीरिक संपर्क और प्रगति, यौन संबंधों की मांग या अनुरोध, यौन रूप से रंगीन टिप्पणियां, अश्लील साहित्य दिखाना, यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक आचरण, ये सभी यौन उत्पीड़न की कैटेगरी में आते हैं। जहां इनमें से कोई भी कृत्य ऐसी किसी परिस्थिति में किया जाता है जहां ऐसे आचरण की पीड़िता को उचित आशंका हो, पीड़िता के रोजगार या काम के संबंध में, चाहे वो वैतनिक हो, मानदेय प्राप्त करती हो, स्वैच्छिक रूप से कार्यरत हो, सरकारी, सामाजिक, निजी, सार्वजनिक उद्यम में हो, तब ऐसा आचरण अपमानजनक हो सकता है और स्वास्थ्य और सुरक्षा की समस्या पैदा हो सकती है। उदाहरण के लिए, यह भेदभावपूर्ण है कि जब महिला के पास यह मानने का उचित आधार हो कि उसकी आपत्ति मना करना उसके रोजगार, भर्ती, पदोन्नति सहित अन्य किसी भी काम के संबंध में उसे नुकसान पहुंचाएगा, या जब वह प्रतिकूल कार्य वातावरण बनाती है। विशाखा दिशा निर्देश के पॉइंट नंबर 3 में निवारक कदम उठाने की बात की गई, जिसके अंतर्गत शामिल है यौन उत्पीड़न के स्पष्ट निषेध को उचित तरीके से अधिसूचित, प्रकाशित और प्रसारित किया जाना, और ये कार्य सभी निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले नियोक्ताओं पर लागू है। उन्हें यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। इस संबंध में विशाखा निर्देश में स्पष्टता से बात की गई है। आचरण और अनुशासन से संबंधित जितने भी निकाय हैं, उनमें नियमों और विनियमों में यौन उत्पीड़न को रोकने वाले नियम शामिल होने चाहिए और ऐसे नियमों में अपराधी के खिलाफ उचित दंड का प्रावधान होना चाहिए। जहां तक निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं का संबंध है, इसके लिए औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 के तहत ये जो प्रतिबंध बताए गए हैं, उनको स्थायी आदेशों में शामिल करने के लिए कदम उठाने की बात कही गई। माननीय न्यायालय ने यह भी कहा कि कार्य अवकाश, स्वास्थ्य और स्वच्छता के संबंध में उचित कार्य स्थितियां महिलाओं को प्रदान करनी चाहिए, ताकि उनके लिए कार्यस्थल पर कोई प्रतिकूल माहौल ना हो। आपराधिक कार्यवाही के अंतर्गत विशाखा दिशा निर्देश में बात की गई कि जहां ऐसा आचरण भारतीय दंड संहिता 1860 या किसी अन्य कानून के तहत किसी अपराध की श्रेणी में आता है, तब नियोक्ता को उचित प्राधिकारी के साथ शिकायत करके कानून के अनुसार उचित कार्यवाही शुरू करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के दौरान पीड़ितों या गवाहों को पीड़ित न किया जाए, उनके साथ भेदभाव न हो और उत्पीड़न की शिकार महिलाओं के पास अपराधी के स्थानांतरण या स्वयं के स्थानांतरण की मांग का विकल्प भी होना चाहिए। साथ ही अनुशासनात्मक अधिनियम आयन के अंतर्गत जहां ऐसा आचरण प्रासंगिक सेवा नियमों के द्वारा परिभाषित रोजगार में कदाचार की श्रेणी में आता है, तो अनुशासनात्मक कार्यवाही नियोक्ता के द्वारा शुरू करने की बात की गई। शिकायत तंत्र की भी बात की गई, जहां ऐसा
आचरण कानून के तहत अपराध हो या सेवा नियमों का उल्लंघन हो, तब यदि पीड़ित के द्वारा शिकायत की जाती है तो उसके निवारण के लिए नियोक्ता के संगठन में एक उचित शिकायत तंत्र होना चाहिए और शिकायतों का समयबद्ध उपचार सुनिश्चित करने की भी बात इसमें कही गई। शिकायत समिति एक महत्वपूर्ण प्रावधान है विशाखा दिशा निर्देश का, जिसके अंतर्गत पॉइंट नंबर 6 में जिस शिकायत तंत्र की बात की गई है, वहां जहां भी जरूरी हो एक ऐसी शिकायत समिति विशेष परामर्शदाता और गोपनीयता बनाए रखने सहित अन्य सहायता सेवा प्रदान करने के लिए एक समिति गठन करने की बात की गई। शिकायत समिति की अध्यक्ष महिला ही होगी और इसकी आधे से कम सदस्य महिलाएं नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वरिष्ठ स्तर के किसी दबाव या प्रभाव की संभावना को रोकने के लिए ऐसी शिकायत समिति में किसी तीसरे पक्ष एनजीओ या अन्य को शामिल करना चाहिए जो यौन उत्पीड़न के मुद्दे से परिचित हों और उनके द्वारा कार्यवाही के संबंध में सरकारी विभाग को एक वार्षिक रिपोर्ट भी देने की इसमें बात की गई और ये रिपोर्ट नियोक्ता या प्रभारी व्यक्ति के द्वारा सरकारी विभाग को शिकायत समिति की रिपोर्ट सहित उपयुक्त दिशा निर्देशों के अनुपालन पर भी रिपोर्ट देनी होगी। विशाखा दिशा निर्देशों के अंतर्गत श्रमिकों की पहल के अंतर्गत जहां कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न के मुद्दों को श्रमिकों की बैठक और अन्य उचित मंच पर उठाने की अनुमति की बात की गई, वहां नियोक्ता और कर्मचारी की बैठकों में इस पर सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए, ये भी कहा गया। जागरूकता फैलाने की भी बात की गई। इस संबंध में दिशा निर्देशों और विषय पर अधिनियमित होने पर उचित कानून को उचित तरीके से प्रमुखता से अधिसूचित करके विशेष रूप से महिला कर्मचारियों के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा की जानी चाहिए, ये कहा गया। विशाखा दिशा निर्देशों के अंतर्गत जहां किसी तीसरे पक्ष या बाहरी व्यक्ति के कार्य या चूक के परिणाम स्वरूप यौन उत्पीड़न होता है, तब नियोक्ता और प्रभारी व्यक्ति समर्थन और निवारक कार्यवाही के संदर्भ में प्रभावी व्यक्ति की सहायता करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे। साथ ही साथ केंद्र और राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया कि वे सुनिश्चित करने के लिए कानूनी उपाय अपनाने पर विचार करें और इसी संदर्भ में कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित कानून भी वर्तमान में लागू है, जो कि विशाखा दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में ही लागू किया गया है। इस कानून के अंतर्गत विशाखा गाइडलाइंस के साथ साथ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों और इस प्रकार के उत्पीड़न करने वाले लोगों के प्रति दंडात्मक कार्यवाही के प्रावधान की भी बात की गई है। Thank you so much.